अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। हुसैनाबाद समंदरी ज़िला लायलपुर और मौजूदा फैसलाबाद का एक दूर दराज कस्बा था। मुझे इस थाने में तैनात हुए लगभग 1 माह हुआ था। मैं इस कस्बे और यहाँ के मामलात से अभी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हुआ था। खैरदीन यहाँ कब्रिस्तान का गोरकन था। इससे मेरी इब्तिदाई में मुलाकात हो गई थी, इसलिए वो मेरे लिए और मैं उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। एक सुबह खैरदीन मेरे पास थाने आया था और उसने मुझे हफीज़ जट की कब्र के हवाले से एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई थी। पहले तो मुझे उसकी बात का यकीन ही नहीं आया था, लेकिन जब उसकी संजीदगी और इसरार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई तो मैंने रात कब्रिस्तान में आने का वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक मैं उस रात कब्रिस्तान में था और खैरदीन भी मेरे साथ ही था। वो एक तारीक और हब्स ज़दा रात थी। मैं उस वक्त हुसैनाबाद के कब्रिस्तान में गोरकन खैरदीन के साथ उसकी फरमाइश पर मौजूद था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। चारों जानिब गहरी तारीकी और खामोशी थी, जिसमें वक्फे वक्फे से हिशरातुल अर्ज़ की मखसूस आवाज़ें भी सुनने को मिल रही थीं। हम दोनों कब्रिस्तान के एक हिस्से में बैठे दूसरे हिस्से को देख रहे थे। हमारी तवज्जो का मरकज़ एक कब्र थी, हफीज़ जट की कब्र। मैंने खैरदीन से कहा, खैरदीन, तुमने इस वाक़ये के बारे में किस किस को बताया है? मैंने लहजा धीमा रखा हुआ था। किसी को नहीं सरकार, वो भी नीची आवाज़ में बोला। ये कुछ अजीब सी बात नहीं है खैरदीन? जी, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने बताया है कि अभी 1 हफ्ता पहले हफीज़ जट को यहाँ दफन किया गया है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। उसके घर वाले उधर हुसैनाबाद में मौजूद हैं। तुमने अगर हफीज़ जट की कब्र के साथ कोई गैर मामूली वाक़या होते देखा तो उसूली और फितरी तौर पर सबसे पहले तुम्हें मुतवफ़्फ़ी के वारिसों को इत्तला करना चाहिए थी और तुम मेरे पास दौड़े चले आए। इसकी एक ख़ास वजह है जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं पूछे बिना न रह सका, कैसी वजह खैरदीन? ये वाक़या देखते ही मेरे ज़हन में ज़मान साहब की नसीहत ताज़ा हो गई थी। वो बदस्तूर संजीदा लहजे में बोला। ज़मान साहब कौन? बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला। मैं ज़मान खान की बात कर रहा हूँ जनाब, उसने कहा, जो आपसे पहले थाने के इंचार्ज हुआ करते थे। ओह, तो तुम इनकी बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, खान साहब ने तुम्हें कौन सी नसीहत की थी? हमारे दरमियान सवाल जवाब पर मबनी ये गुफ्तगू भी जारी थी और मैंने इस दौरान एक लम्हे के लिए भी हफीज़ जट की कब्र से निगाह नहीं हटाई थी। खैरदीन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, ये कोई 2-2.5 साल पहले की बात है सरकार। इसी कब्रिस्तान में एक अनोखा वाक़या पेश आया था। इस वक्त मेरी बीवी जीवा भी जिंदा थी और वो शैतानी खेल सबसे पहले इसी ने देखा था। शैतानी खेल? मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले पूछ लिया। जी, शैतानी खेल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक रात वो किसी काम से उठकर कमरे से बाहर निकली तो उसने 3-4 अफराद को एक कब्र की खुदाई करते हुए देखा। उसने आकर मुझे बताया। जब तक मैं जीवा के साथ जाए वकुआ तक पहुंचता, वो लोग गायब हो चुके थे। खुली हुई कब्र इस बात का सबूत थी कि मेरी बीवी ने कोई ख्वाब देखा था और न ही किसी गलत बयानी से काम लिया था। मैंने ही मौका वारदात पर पहुंचने में देर कर दी थी। दरअसल वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। दरअसल पहले तो मुझे जीवा की बात का यकीन ही नहीं आया था। मैंने सवालात में अच्छा खासा वक्त बर्बाद कर दिया था और ऐन मुमकिन है कि इन लोगों ने भी जीवा को देख लिया हो, लिहाजा वो कब्रिस्तान से निकल गए हों। बहरहाल अल्लाह का शुक्र कि कब्र के अंदर मुर्दा सलामत मौजूद था। अब मैं आपको इस गलती के बारे में बताता हूँ जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया था। वो एक बार फिर रुका और घूर कर गहरी तारीकी में देखने लगा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो अंधेरे की स्याह चादर में कुछ खोज निकालने की कोशिश कर रहा हो। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो दोबारा मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, थानेदार साहब, मैंने सुबह होते ही इन लोगों को इत्तला दी जिनके किसी रिश्तेदार की कब्र रात को अजनबी अफराद ने खोद डाली थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे हुसैनाबाद में फैल गई, बल्कि अगले 2 दिन में तो
आसपास के इलाकों में भी इसकी धूम फैल चुकी थी। जब यहाँ के थाना इंचार्ज जमान साहब को इस वाक़ये के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे थाने बुलाकर खूब डांटा डपटा। इस डांट डपट का सबब क्या था? वो ज़रा देर के लिए थमा तो मैंने पूछ लिया। जमान खान साहब साबिक थाना इंचार्ज, हुसैनाबाद को मैं अच्छी तरह जानता था। वो बहुत ही गुस्से वाले मगर साफ दिल के पुलिस ऑफिसर थे। पिछले दिनों इनकी घरवाली का इंतकाल हो गया था, लिहाजा उन्होंने कोशिश करके अपना तबादला सरगोदा के एक थाने में करा लिया था ताकि बच्चों के करीब रहकर इनकी बेहतर तरबियत और देखभाल कर सकें। जमान खान को महकमे में अमूमन खान साहब कहा जाता था। खैरदीन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। इनका कहना था कि मैंने इस खबर को आम करके अच्छा नहीं किया। इस तरह मुजरिम मोहतात हो गए हैं और इन्हें गिरफ्त में लेना अब मुमकिन नहीं रहा। वो अब भूल कर भी इधर का रुख नहीं करेंगे। खान साहब का ख्याल था कि अगर मैं इस वाक़ये के बारे में सिर्फ उन्हीं को खबर देता तो आइंदा रातों में कब्रिस्तान की निगरानी करके इस वाक़ये के बारे में और इन मुजरिमों को पकड़ा जा सकता था। उन्होंने इस मौके पर मुझे सख्ती से हिदायत की थी कि आइंदा कभी मैं कब्रिस्तान की हुदूद में इस नौइयत की कोई खुफिया सरगर्मी देखूं तो चुपचाप थाने पहुंचकर उन्हें इतला दूं। वो फैसला करेंगे कि इसके बाद क्या करना है। और यकीन जाने जमान साहब ने बिल्कुल सच कहा था। जब बाद में इनके हुक्म पर बाकी कब्रों का बारीक बीनी से मुआयना किया गया तो यह हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि 3 कब्रों को खोदकर बड़ी सफाई से बंद कर दिया गया था। जब मज़कूरा 3 कब्रों का जमान साहब ने खुदवाकर अपनी निगरानी में जायज़ा लिया तो पता चला कि इन कब्रों में दफन मुर्दों की हड्डियां गायब थीं। वो कतरे पुरानी कब्रें थीं, लिहाजा इनके अंदर मुर्दों के जिस्म बाकी रहना तो मुमकिन नहीं था। खान साहब की नसीहत पर अमल करके तुमने तो अक्लमंदी का सबूत दिया है खैरदीन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन हमें यहाँ बैठे हुए लगभग आधा घंटा हो गया है मगर इस कब्र में से अभी तक रोशनी नहीं निकली। इस हफ्ज़दा गर्म रात में और कितनी देर यहाँ बिठाओगे? थानेदार साहब, मैंने सुबह थाने में आकर आपके सामने जो कुछ भी बयान किया था इसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं, वो वजाहत करते हुए बोला। रात मैंने खुद अपनी आंखों से हफीज जट की कब्र में से नीले रंग की रोशनी निकलते देखी थी। लेकिन सुबह तो तुमने सिर्फ रोशनी का जिक्र किया था। मैंने घूर कर उसे देखा। नीला रंग तो तुमने अभी इसमें शामिल किया है। ये क्या माजरा है खैरदीन? शायद मैं सुबह रोशनी के रंग के बारे में आपको बताना भूल गया था, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। वो रोशनी नीले ही रंग की थी जैसे गैस वाले स्टूव में से नीले आग के शोले भड़कते हैं। कुदरती आग के शोलों का रंग तो नारंगी या सुर्ख होता है, लेकिन अगर इस आग के अंदर किसी किस्म की गैस का प्रेशर भी शामिल हो तो यही नारंगी सुर्ख शोले नीलकू सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस ज़माने में सुई गैस का तो तस्वुर था नहीं और गैस वेल्डिंग भी गांव देहात वालों की नज़रों से नहीं गुजरती थी, लिहाजा वो नीली आग के वजूद से आशना नहीं थे। जब ही खैरदीन खासा घबराया हुआ नज़र आता था, लेकिन मेरा जहन इस हवाले से अभी तक मुतमईन नहीं हुआ था। मैं खैरदीन के साथ कब्रिस्तान के अंदर नीली रोशनी के नज़ारे के लिए खात लगाए तो बैठा था, मगर मेरा जहन और दिमाग खासा उलझा हुआ था। अपनी इस उलझन की सुलझन के लिए मैंने खैरदीन से पूछ लिया, तुम्हारी घरवाली के इंतकाल को कितना अरसा हुआ है? यही कोई 1.5-2 साल, उसने जवाब दिया। जीवा ने अपनी मौत से कोई 6-8 माह पहले ही वह कब्र की खुदाई वाला वाकया देखा था। क्या जीवा की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है? जी, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई और एक जानिब इशारा करते हुए बोला, वो उधर तीसरी कब्र जीवा की है। क्या तुम जीवा के इंतकाल के बाद इस कब्रिस्तान में अकेले ही रह रहे हो? मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। जी हाँ, वो मेरी संजीदगी पर चौंक उठा। फिर पूछा, आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया है थानेदार साहब? मैंने इसके इस्तफसार पर तवज्जो नहीं दी और पूछा, क्या पहले भी तुम्हें इस किस्म के गैर मामूली मंजर नज़र आते रहे हैं? मेरा मतलब है कि जीवा के इंतकाल के बाद से अब तक। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि इस कब्रिस्तान में अकेले रहते हुए मैं किसी जहनी या नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो गया हूँ? वो खफकी आमेज लहजे में बोला। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, जो उल्टी सीधी चीज़ें देखने लगा हूँ। मैंने खैरदीन गोरकन की आंखों में झांकते हुए ठोस लहजे में कहा, ऐसा नामुमकिन तो नहीं है? आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया ना? वो दूर तारीकी में घूरता हुआ बोला।
अब आप खुद अपनी आंखों से ये नज़ारा भी देख लें। मैंने खैरदीन की निकाह का ताक़ुब किया और आने वाहिद में मेरी नज़र हफीज़ जट की कब्र तक पहुंचकर ठहर गई। खैरदीन ने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी। हफीज़ जट की कब्र में से वाकई नीली रोशनी खारिज हो रही थी। ये नीली रोशनी शौं की शक्ल में नहीं बल्कि शोलों और लिपटों की सूरत में निकल रही थी, जैसे इस कब्र के अंदर कोई भट्टी दहक रही हो। इस मंजर ने मुझे मबहूत सा कर दिया था। खैरदीन की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। थानेदार साहब, अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? आंखों देखी हकीकत पर बेयकीनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं खैरदीन की तरह खौफज़दा नहीं था। मैंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आओ खैरदीन, चलकर देखते हैं ये क्या माजरा है। क्या आप हफीज़ जट की कब्र के करीब जाएंगे? वो सहमी हुई आवाज़ में बोला। जाहिर है इतनी दूर खड़े होकर तो हकीकत से आगाही हासिल नहीं हो सकती ना, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। इधर जाकर ही पता चलेगा हफीज़ जट की कब्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है खैरदीन? मैंने पूछा। पता नहीं जनाब, ये क्या सा चक्कर है, वो बदस्तूर सहमी हुई आवाज़ में बोला। ये कोई ख़तरनाक मामला भी हो सकता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने बड़ी हद तक इसके जहन को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी पूछ लिया, कैसा ख़तरनाक चक्कर खैरदीन? मसलन कोई हवाई चक्कर, कोई नादीदा मखलूक? वो झरझराती हुई आवाज़ में बोला। शायद तुम्हारा इशारा जिन या भूत की तरफ है। जी थानेदार साहब, ये चीज़ें वजूद तो रखती हैं ना, वो घबराहट भरे लहजे में बोला। कल जब मैंने ये मंजर देखा था तो मैं आगे नहीं आया था, अपने क्वार्टर के दरवाजे पर ही खड़ा रहा था। कब्रिस्तान के एक कोने में गोरकन की रिहाइश के लिए एक कमरा बना हुआ था। खैरदीन ने इसी क्वार्टर का जिक्र किया था। मैंने इसकी सरसीमा हालत के पेश नज़र कहा, खैरदीन, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ कि हफीज़ जट की कब्र के साथ क्या मामला है। तो आपको डर नहीं लग रहा? वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। डर और खौफ को जूता बनाकर मैं अपने पाँव में पहनता हूँ खैरदीन, मैंने हफीज़ जट की कब्र की जानिब कदम उठाते हुए कहा। अगर मैं जिनों, भूतों और चुड़ैलों से डरने लगा तो फिर हो गई थानेदारी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, पुलिस डिपार्टमेंट किसी ओखली की मानिंद है, जब इसमें सर दे दिया तो फिर डंडों से क्या डरना। आप तो बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। वो सताइशी नज़र से मुझे देखने लगा। तुम भी कुछ कम दिलेर नहीं हो खैरदीन, मैंने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। आओ मेरे साथ। बादल नाखास्ता वो मेरे साथ चल पड़ा। चंद सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के बाद हम हफीज़ जट की कब्र पर थे। हमारे वहाँ पहुँचते ही एक अजीब वाक़या हुआ, और वो ये कि नीली आग धीमी होते होते बुझ गई। अब वो एक आम और नॉर्मल कब्र नज़र आ रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम हफीज़ जट की कब्र के करीब पहुँच रहे थे तो मैंने किसी इंसान के कराने की आवाज़ें भी सुनी थीं, जैसे कोई शख्स इंतहाई असियत के आलम में दादो फरियाद कर रहा हो। लेकिन जैसे ही हम कब्र पर पहुँचे, ये आवाज़ भी आना बंद हो गई थी और इसके साथ ही वो नीली आग भी देखते ही देखते गायब हो गई थी। इस हैरत अंगेज़ सूरत हाल के पेश नज़र मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया वो ये था, असाबे कब्र। मैंने अपने ख्यालात से जब खैरदीन को आगाह किया तो वह अजीब से लहजे में बोला, थानेदार साहब, इस कब्रिस्तान में नेक व बद हर किस्म के इंसानों के जनाजे लाए जाते हैं। मैंने कभी किसी कब्र के साथ ऐसा वाक़या होते हुए नहीं देखा। जो बात कभी ना हुई हो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आइंदा भी कभी नहीं होगी। मैंने अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में अज़ाब कब्र के 2-3 वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। तुम्हारे लिए ये पहला तजुर्बा हो सकता है। जी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजारी है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा। वो खौफज़दा नज़र से हफीज़ जट की कब्र को घूरते हुए बोला, वैसे हमारे मज़हब में तो अज़ाब कब्र का जिक्र है। हमारे मज़हब में कुरान और सुन्नत और अहादीस मुबारका के तवस्सुत से जो कुछ शामिल है, इस पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और कब्र के अज़ाब वाला मामला भी हर ज़ाविये से मोतबर और तस्दीक शुदा है। खैरदीन इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा, जब हम इस कब्र से चंद फीट की दूरी पर थे तो मैंने अंदर से किसी इंसान के कराने की आवाज़ें भी सुनी थीं। क्या ऐसी कोई सदा तुम्हारी समाज तक भी पहुंची थी?
जी थानेदार साहब, मैंने भी कुछ ऐसी ही आवाज़ें सुनी थीं। वो तायती अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस तो फिर ये साबित हो गया कि हफीज जट अज़ाब कब्र में मुब्तला है। मैंने हतमी अंदाज में कहा। उसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तुम भी भूल जाओ कि ऐसा कोई मंजर तुम्हारी निगाह से गुजरा है। हम वापसी के लिए मुड़े तो खैरदीन ने पूछा, थानेदार साहब, अब दोबारा तो ये कब्र आग की लपेट में नहीं आएगी ना? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता खैरदीन, मैंने मुतब्बिराना अंदाज में कहा। अल्लाह के मामलात का अल्लाह ही को पता है। हमें इन मामलात की तहकीक और जुस्तजू में नहीं पड़ना चाहिए। जब हफीज जट का अजाब ख़त्म होगा तो ये मामला खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है जी, वो फर्माबरदारी से बोला। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। एक काम तुम्हें ये भी करना है खैरदीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस किस्से को इधर ही दफन कर दो। किसी से भी इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी हिदायत पर अमल करेगा। मैं तो इस इलाके में नया हूँ, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता। तुम्हारी सारी ज़िंदगी हुसैनाबाद के कब्रिस्तान में गुजरी है, लिहाजा हुसैनाबाद के बच्चे बच्चे से तुम वाकिफ़ हो गए। हफीज़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी मैं कुछ समझा नहीं। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मतलब ये कि इस बंदे के अमाल और किरदार कैसा था? मैंने वजाहत करते हुए कहा। अगर मरने के बाद ये अज़ाब कब्र में मुब्तला है तो यकीनन इससे ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है जनाब आली, वो परेशान नज़र से मुझे देखते हुए बोला। हफीज जट तो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान था, नमाज रोज़े का पाबंद और इबादत गुजार। हुसैनाबाद में किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। ये सब अपनी जगह दुरुस्त होगा, मैंने कहा, लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों से जो कुछ देखा है इसकी तशरीह जब तक नहीं होगी मैं मुतमईन नहीं हूँगा। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में देखा और फिर पूछा, तुमने क्या बताया था? हफीज जट को 1 हफ्ते पहले यहाँ दफन किया गया था? जी हाँ, उसकी तदफीन को अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, खैरदीन ने जवाब दिया। हम बातें करते हुए उसके क्वार्टर के पास पहुँच गए। मैंने सवाल किया, तुमने पिछली रात पहली मर्तबा हफीज जट की कब्र में से नीली आग निकलती देखी थी या पिछले 8-10 दिन में पहले भी ये मंजर देख चुके हो? जी कल रात पहली बार और आज रात दूसरी दफ़ा, वो संजीदगी से बोला। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी तो सब ठीक हो गया है, कल देखूंगा इस हवाले से क्या किया जा सकता है। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ और इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारी जान के लिए खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अगर दोबारा इस कब्र से आग निकलना शुरू हो गई तो? खैरदीन का खौफ अभी तक पूरी तरह रफ़े नहीं हुआ था। मैंने बेपरवाही से कहा, तो निकलने देना। जिसने जो कुछ भी अच्छा बुरा किया है वो उसके सामने तो आना है। इसके सामने दुनिया में, किसी के सामने कब्र में और किसी के सामने उधर दूसरी दुनिया में जिसे हम आखिरत का नाम देते हैं। वो मुँह से कुछ ना बोला, बस अस्बात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने इसे सख्ती से हिदायत कर दी कि फ़िलहाल वो इस वाक़े के बारे में किसी से कोई बात ना करे। उसने मेरी नसीहत पर अमल करने की यकीन दहानी कराई और मैं कब्रिस्तान से निकलकर थाने आ गया। मैंने ये जो कब्रिस्तान का खुफिया दौरा किया था, इसके बारे में मेरे थाने का अमला कुछ नहीं जानता था। मैं आज हस्बे मामूल थाने से उठकर अपने सरकारी क्वार्टर में आया था और फिर आधी रात के वक्त हस्बे वादा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं जैसे चुपचाप क्वार्टर से निकला वैसे ही खामोशी के साथ वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सैन में बिछी चारपाई पर लेटे लेटे मैं काफ़ी देर तक हफीज जट की कब्र के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बारे में सोचता रहा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं इससे पहले अज़ाब इलाही के ऐसे 3-4 वाक़यात देख चुका था। मेरा ध्यान बार बार नीली आग और कब्र में से खारिज होने वाली कराहने की आवाज़ की तरफ जा रहा था। मेरे नज़दीक इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती थी कि हफीज जट की कब्र के साथ जो कुछ भी पेश आया था वो अज़ाब इलाही की एक किस्म थी, मगर मैं इस नुक्ते को समझ नहीं पाया था कि आग नारंगी या सुर्ख होने के बजाय नीले रंग की क्यों थी। ये बहुत अहम सवाल था जिसका काफ़ी सोच विचार के बाद भी मेरे जहन में कोई जवाब ना आ सका। थक हार कर मैंने नींद की आगोश में सर रख दिया। अगली सुबह बड़ी सनसनीखेज साबित हुई। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा
तो एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर बताया कि गोरकन सुबह से मेरे इंतज़ार में बैठा है। मैंने कांस्टेबल से कहकर गोरकन खैरदीन को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने पूछा, हाँ भाई खैरदीन, खैरियत तो है ना? सुबह सुबह तुम्हारी आमद मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर रही है। गहरी तशवीश वाले अल्फाज मैंने उसके चेहरे पर सजे हुए 12 बजे के वक्त को देखकर कहा था। जवाब में उसने बताया, थानेदार साहब, मैं पूरी रात सो नहीं सका हूँ। क्या हफीज जट को कब्र से दोबारा निकलने लगी थी? मैंने इसकी खौफजदा आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, रात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह जो कुछ मैंने देखा है इसने आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या देख लिया तुमने खैरदीन? मैं कोहनिया मेज पर टिकाकर आगे झुकाया। रात भर तो मैं नीली आग के बारे में सोच सोच कर जागता रहा था। वो अपने बात की वजाहत करते हुए बोला, सुबह भी मेरे जहन में हफीज जट की कब्र ही का ख्याल था, लिहाजा मैं उजाला होते ही उसकी कब्र पर चला गया और एक झुरझुरी लेकर वो खामोश हो गया। तुम हफीज जट की कब्र पर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। वहाँ तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें इतना खौफ महसूस हो रहा है? जनाब, इसकी कब्र खुली पड़ी है, उसने सरासीमा लहजे में बताया। हफीज जट का कफन और लाश सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और कब्र के अंदर मौजूद हर शय नीले रंग की नजर आ रही है। यूँ महसूस होता है जैसे नीली आग ने अंदर की हर चीज़ को जलाकर नीला कर दिया हो। यह वाकई हैरत अंगेज और तवज्जो तलब था। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि हफीज जट कब्र के अज़ाब में मुब्तला रहा था। किसी नेक पारसा और बेगुनाह इंसानों को यह हशर कभी नहीं होता। ज़रूर इस बंदे ने ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसका ये नतीजा था। चीज़ें अमूमन जैसी नज़र आती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हों भी। अगर हफीज जट गाँव वाले की नज़र में एक नमाजी, परहेजगार और शरीफ इंसान था तो फिर इसके मुर्दे को अज़ाब कब्र से क्यों गुजरना पड़ा? मेरी समात में वो अज़ियतनाक कराहने की आवाज़ अभी तक ताज़ा थी। वो पिछली रात मैंने हफीज जट की कब्र के बिल्कुल करीब पहुंचकर सुनी थी। सिर्फ मैंने ही नहीं, दर्द में डूबी हुई ये आवाज़ गोरकन खैरदीन ने भी सुनी थी। तुम कब्रिस्तान में पहुंचो, मैंने खैरदीन की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। थोड़ी देर में मैं भी आ रहा हूँ। क्या इस वाक़ये के बारे में मैं हफीज जट के घर वालों को इत्तला कर दूँ? उसने मुझसे पूछा। हाँ ज़रूर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अब तो बताना लाजमी हो गया है। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया तो मैंने कांस्टेबल मुराद अली को अपने पास बुला लिया। मुराद अली का ताल्लुक़ मौज़ा हुसैनाबाद ही से था। उसकी सारी ज़िंदगी इसी थाने में गुजरी थी और ये लोग पिछली 3 नस्लों से हुसैनाबाद में रह रहे थे। मुराद अली मेरे पास आया तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ चुका तो मैंने पूछा, मुराद, तुम हफीज जट को जानते हो ना, जिसका भी 8-10 दिन पहले इंतकाल हुआ है? आप इसी की बात कर रहे हैं ना? उसने तस्दीकी अंदाज में पूछा। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बताया, हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी मलिक साहब, मैं हफीज जट को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। बल्कि मैं तो हुसैनाबाद के एक एक बंदे को अच्छी तरह ही जानता हूँ। फिलहाल मैं हफीज जट के बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तुम उसके किरदार के बारे में क्या जानते हो? वो किस किस्म का इंसान था? मेरी मालूमात के मुताबिक तो हफीज जट एक भला इंसान था मलिक साहब, मुराद अली ने जवाब दिया। अपने काम से काम रखने वाला, नमाज रोज़े का पाबंद, एक नेक इंसान जिसकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। मरहूम हफीज जट के बारे में कुछ इसी किस्म के तासुरात का इज़हार गोरकन खैरदीन ने भी किया था और यही बयानात मेरी उलझन का बाइस भी थे। मेरा जहन ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि किसी नेक व पारसा आदमी को कब्र का अज़ाब भी हो सकता है। मुराद, हफीज जट को कितने अरसे से जानते हो? मैंने कांस्टेबल से सवाल किया। जब से वो हुसैनाबाद में है। मतलब ये कि था, तो क्या वो कहीं और से आकर यहाँ आबाद हुआ था? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने सुना है कि हुसैनाबाद आने से पहले ये लोग चक झुमरा में रहते थे। हुसैनाबाद वो कितना अरसा पहले आए थे? कोई 5 साल पहले, कांस्टेबल ने जवाब दिया। मैं गहरी सोच में डूब गया। मलिक साहब, खैरियत तो है ना?
मुझे खामोश होते देखकर मुराद अली ने मुतजस्सिस अंदाज में इस्तफसार किया, आप अचानक हफीज जट में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं, और वो भी गोरकन की आमद के बाद? वो 2 दिन से रोजाना सुबह थाने में बैठा आपका इंतजार कर रहा होता है। तो क्या तुमने गोरकन से इस बारे में कुछ सवाल नहीं किया? बहुत पूछा है जी, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने कहा। फिर मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में कांस्टेबल मुराद को हफीज जट की कब्र के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताया। वह हैरत से आंखें फाड़कर मेरी बातें सुनता रहा और मेरे खामोश होने पर वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बेचैनी से बोला, ये कैसे हो सकता है मलिक साहब? ये हो चुका है, और पिछली रात तो मैंने अपनी आंखों से नीली आग का नज़ारा देखा है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और इसकी अज़ियतनाक आवाज़ें भी सुनी हैं। हफीज जट तो बहुत ही नेक बंदा था जनाब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ कब्रिस्तान चलोगे मुराद अली? मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। देखते ही देखते हफीज जट को पेश आने वाले वाक़यात की खबर मेरे थाने के अमले में सरायत कर गई। मुझे उम्मीद थी कि दूसरी जानिब हुसैनाबाद में भी ये सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी होगी, क्योंकि मैंने गोरकन की ज़बान पर पड़े मसलहत के ताले को अपने हाथों से खोल दिया था। मैं तवक्को कर रहा था कि उधर कब्रिस्तान में खासी भीड़ से वास्ता पड़ेगा। मेरी तवक्कुआत 100% दुरुस्त साबित हुई थी। जब मैं कांस्टेबल मुराद अली के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां लगभग 2 दर्जन अफराद हफीज जट की कब्र का नज़ारा बालफाज़े दीगर कब्र का तमाशा देखने के लिए मौजूद थे। पुलिस की आमद के पेश नज़र कुछ लोग तो खुद ही पीछे हट गए और कुछ को मुराद अली ने डांट डपट कर पीछे हटा दिया। तो मैं हफीज जट की कब्र के ऐन ऊपर पहुंच गया। फिर मैंने वहां जो कुछ देखा वो इंतहाई इबरतनाक और दिल हिला देने वाला था। गुज़िश्ता रात मैंने इसी कब्र के अंदर से बेशतनाक और पुरसोज आवाज़ें उभरती महसूस की थीं, जैसे किसी इंसान को अज़ियतनाक अंदाज में निशाना बनाया जा रहा हो, और उसके साथ ही मज़कूरा कब्र को नीली आग के शोलों की लपेट में भी देखा था। और अब खुदा की पनाह, रात को कब्र आग में जल तो रही थी, मगर वैसे देखने में सही सलामत नज़र आती थी, और अब ये मुकम्मल तौर पर खुली पड़ी थी। महावरतन इसके लिए फटने जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे। कब्र के अंदर की हर शे का रंग नीलू दिखाई देता था, हत्ता के अंदर मट्टी भी गोया नील चढ़ी हुई नजर आ रही थी। हफीज जट की लाश जलकर कोयला बन चुकी थी और इस पर कफन का नामो निशान नहीं था। लाश के बराए नाम बाकियात में भी नीलाहट पाई जाती थी। अलगरज ये एक इबरतसर और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। वहाँ मौजूद लोगों में चेमगोइयाँ भी जारी थीं। हर शख्स अपनी अपनी समझ और अकल के मुताबिक तबसरा कर रहा था। एक तरफ से आवाज़ आई, इस आवाज़ में हद दर्जा हैरत थी। हफीज जट तो अल्लाह का बंदा था, फिर इसकी कब्र के साथ ये सलूक क्यों हुआ? मुझे तो ये कोई साजिश लगती है। कैसी साजिश भाई? दूसरे ने पूछा। मैं समझता हूँ कि किसी ने गांव वालों को खौफजदा करने के लिए ये चक्कर चलाया है, पहला वजाहत करते हुए बोला। तीसरे ने पूछा, कोई साजिशी शख्स हुसैनाबाद के वासियों को खौफजदा करने की कोशिश क्यों करेगा? ताकि हम लोग कब्रिस्तान से दूर रहें। हम लोग कब्रिस्तान से दूर रहेंगे तो इसमें इस साजिशी शख्स का क्या फ़ायदा है? ये इस्तफसार किसी चौथे शख्स की तरफ से आया था। तुम लोगों को 2 साल पहले वाला वाक़या तो याद होगा। पहला अपनी बात को साबित करने के लिए पूरा जोर मार रहा था, जब कुछ लोगों ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कब्रें खोदकर मुर्दों की लाशें और हड्डियां चुराना शुरू कर दी थीं। हाँ हाँ, सब ने अस्पात में गर्दन हिलाई और बैक ज़बान होकर बोले, इस वाक़ये को भला कौन भूल सकता है? मुझे ये इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है। पहला गहरी संजीदगी से बोला, हो सकता है कि वो लाश और हड्डी चोर गिरोह दोबारा मुतहर्रिक हो गया हो और अपनी कार्रवाई से पहले इन लोगों ने हफीज जट की कब्र का ये हशर करके गांव वालों को खौफजदा करने की कोशिश की हो, ताकि वो लोग कब्रिस्तान का रुख करते हुए 100 बार सोचें और वो इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सके। वरना वो मुकर्रर नुमा शख्स थोड़ी देर के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, वरना कोई सोच भी सकता है कि हफीज जट जैसे नमाजी और परहेजगार शख्स की कब्र के साथ ये हशर हो।
वो तो अल्लाह का नेक बंदा था। एक जानिब से तीखा बयान आया, नियतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हम तो सिर्फ इंसान के ज़ाहरी अमाल ही को देखते हैं। हो सकता है हफीज जट अपनी 55 साल ज़िंदगी में किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ हो जिसकी सज़ा के तौर पे अल्लाह ने इसे इस अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो। वहाँ मौजूद सब लोगों ने शख्स की जानिब नापसंदीदा नज़रों से देखा जिसने हफीज जट के गुनाहगार होने की बात की थी। मुझे ये महसूस करने में ज़रा दिक्कत ना हुई कि हुसैनाबाद में बसने वालों की अक्सरियत मरहूम हफीज जट को अल्लाह का नेक बंदा तसव्वुर करती थी। मैंने इस शख्स को बगौर देखा जिसने हफीज जट के खिलाफ इजहार ख्याल किया था। वो एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था। उम्र 30 साल के करीब रही होगी। रंगत गंदुमी और सर के बाल घुंघरियाले थे। मैंने इस बंदे को अपनी याददाश्त में महफूज करते हुए बाबा से बुलंद कहा, अगर आप लोगों के तबसरे ख़त्म हो गए हों तो मैं भी अपनी कार्रवाई शुरू करूं। सब लोग यकायक खामोश हो गए। मैंने बारी बारी सबके चेहरों का जायज़ा लेने के बाद सवाल किया, यहाँ पर हफीज जट के घर वालों में से भी कोई मौजूद है? सब लोग मुतलाशी नज़रों से एक दूसरे की जानिब देखने लगे। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा। इसकी उम्र 18 साल के करीब रही होगी। इसके साथ ही इससे मिलती जुलती शक्ल का एक और नौजवान निकलकर सामने आया। वो 20 के आसपास नजर आता था। पहले वाले नौजवान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, जनाब हम दोनों भाई हैं और ये हमारे अब्बा जी की कब्र है। वो दोनों गोया बदनसीब मरहूम हफीज जट के बेटे थे। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया, फिर पूछा, तुम दोनों के नाम क्या हैं जवानों? मेरा नाम सुल्तान है, निस्बतन छोटे नौजवान ने सीने पे हाथ रखते हुए बताया और फिर दूसरे जवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा बड़ा भाई रेहान है। रेहान और सुल्तान, मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, तुम लोगों ने अपने बाप की कब्र की हालत देखी है? इस हवाले से कुछ कहना चाहोगे? क्या कहें जनाब? रेहान ने बेचारगी से गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुल्तान ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा और बोला, आप हमसे क्या जानना चाहते हैं थानेदार साहब? मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि इनमें बड़ा भाई रेहान तबन सादा था, जबकि छोटा भाई सुल्तान तेज तर्रार और चालाक नज़र आता था। मैंने इसके इस्तफसार के जवाब में बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ बरखुरदार कि तुम्हारे वालिद की कब्र के साथ ये सब क्या हुआ है? जबकि कमोबेश हर शख्स की ज़बान ये गवाही दे रही है कि हफीज जट एक नेक और परहेजगार इंसान था। मखलूक खुदा को उससे किसी किस्म का गिला शिकवा तकलीफ परेशानी नहीं थी, फिर इसकी कब्र अज़ाब इलाही का निशाना क्यों बनी? थानेदार साहब, सुल्तान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि अब्बा जी बहुत नेक और इबादत गुजार इंसान थे। वो हमारे लिए नहायती मेहरबान और शफीक बाप थे। ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत में होता है। अज़ाब कब्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भी यही समझते हैं कि अब्बा जी की कब्र के साथ जो कुछ हुआ वो किसी सोची समझी और गहरी साजिश का नतीजा है। और जहाँ तक मंजूर की बकवास का ताल्लुक है, इसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि आईने में इंसान को अपना ही चेहरा नज़र आता है। मंजूर कौन? उसके खामोश होते ही मैंने पूछ लिया, मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ थानेदार साहब। वो एक जानिब इशारा करते हुए बोला, वो जो उधर टाहिडी के दरख्त के नीचे खड़ा है, मंजूर फल फरोश। मैंने अपनी निगाह को सुल्तान के इशारे के ताक़ुब में दौड़ाया तो वह इस घुंघरियाले बालों वाले दुबले पतले और दराज कामा शख्स पर जाकर रुक गई जिसने थोड़ी देर पहले हफीज जट के बारे में इजहार किया था। अच्छा, मैंने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो इस बंदे का नाम मंसूर है? जी थानेदार साहब, यही है मंसूर अली और मंजूर फल फरोश, सुल्तान ने तंजिया लहजे में कहा। खुद तो कभी मस्जिद में जाने की तौफीक हुई नहीं, जो जाते हैं उनका भी मजाक उड़ाता रहता है। मैं इसके कान खींचूंगा, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। सुल्तान, अभी थोड़ी देर पहले तुमने आईने में अपना चेहरा नजर आने वाली बात की है, तो इसका क्या मतलब था? बात दरअसल यह है जनाब कि मंजूर फल की तोड़ में बहुत डंडी मारता है। इससे एक सेर फल लो तो 3 साढ़े 3 पाव ही निकलते हैं। इसके पास तस्दीक शुदा सरकारी बाट भी नहीं है। सुल्तान अपने बात की वजाहत करते हुए बोला, जो खुद बेईमान हो इसे दूसरे भी बेईमान ही नजर आते हैं। ये मंजूर किस जगह फल फरोख्त करता है? मैंने पूछा।
उधर हुसैनाबाद के मेन बाजार में जनाब सुल्तान ने बताया, हमारी दुकान के सामने ही फल का ठेला लगाता है। अब्बा जी से 2-3 मरतबा इसकी झड़प भी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम लोगों की कोई दुकान मेन बाजार में भी है? जी, हमारी उधर कपड़े की दुकान है, सुल्तान ने जवाब दिया। फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, जब अब्बा जी जिंदा थे तो वही दुकान पर बैठते थे, हम दोनों भाई उनका हाथ बटाते थे। अब तो सारी जिम्मेदारी हम पर ही आ गई है। मेरा हुसैनाबाद के मेन बाजार की तरफ चक्कर लगा तो मैं तुम लोगों से मिलने भी आऊँगा, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। अब मैं तुम्हारे अब्बा जी की कब्र को बंद करवाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? बात ख़त्म करके मैंने बारी बारी दोनों भाइयों की तरफ सवालिया नज़र से देखा। नहीं जनाब, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, रेहान ने पहली मर्तबा इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। जितनी जल्दी मुमकिन हो आप अब्बा जी की कब्र को बंद करवा दें, खामखा मजाक बन रहा है। कब्र को आप ज़रूर बंद करवाएं जी, सुल्तान ने कहा, लेकिन इसके साथ ही इस शरपसंद को गिरफ्तार करके सज़ा दिलवाने की कोशिश भी करें जिस शैतान ने हमारे अब्बा जी की कब्र का ये हशर किया है। इस सिलसिले में आप दोनों भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। मैंने तहकीक और तफ्तीश शुरू कर दी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं इस शख्स को गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाऊंगा जिसने हफीज़ जट की कब्र की बेहुरमती की है। ये बात मैंने महज इन गमज़दा भाइयों का दिल रखने के लिए कही थी, वरना मुझे 100% यकीन था कि हफीज़ जट की कब्र का जो हशर नशर हुआ है इसमें किसी इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं। अगर मैंने गुज़िश्ता रात खुद अपनी आँखों और कानों से वो मनासिर देखे और सुने न होते तो शायद मैं सुल्तान और रेहान के अंदाज में सोचने की कोशिश करता, लेकिन असाब कब्र के जीते जागते सबूत देख लेने के बाद मैं हतमी नतीजे पर पहुंच चुका था, लिहाजा मेरी राय में तब्दीली नहीं आ सकी थी। मैं गौरकन खैरदीन को एक तरफ ले गया और समझाने वाले अंदाज में कहा, इन दोनों भाइयों की निगरानी और मर्जी से हफीज़ जट की कब्र को अच्छी तरह बंद कर दो, और एक बात का ख्याल रखना कि किसी को इस बात का पता न चले कि हमने पिछली रात इस कब्र की क्या हालत देखी थी। आप फिक्र ही ना करें जनाब, वो यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला, मैं हफीज़ जट की कब्र वाले राज को अपने सीने में दफन कर दूंगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। दफन करने का फ़न तुमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है? वो बेमानी अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने कहा, खैरदीन, इसके साथ ही तुम एक काम भी करना। इसके बेमानी नज़र में सवाल उभर आया, कौन सा काम थानेदार साहब? कब्र तो अभी बंद हो जाएगी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन अभी कुछ दिन तक इसकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। कहीं आप भी तो यही नहीं समझ रहे कि? वो दुस्तीदा नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, हफीज़ जट की कब्र को किसी ने साजिश का निशाना बनाया है? ऐसा सोचने और समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने पूरी कतईयत के साथ कहा। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हफीज़ जट अज़ाब कब्र से दो चार हुआ है। इस बात का पता चलाना कि वो कोई नेक या पारसा इंसान था या गुनाहगार, ये बात की बात है। वक्त आने पर मैं इस मामले को देख लूँगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हें अभी 2-3 रातों तक इस हवाले से हफीज़ जट की कब्र की निगरानी करना है कि कहीं इस कब्र में से दोबारा नीली आग तो नहीं निकल रही। तो मेरी बात तो समझ रहे हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ सरकार, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। अगर कोई भी गैर मामूली बात महसूस करो तो मुझे इसकी इत्तला देना नहीं भूलना। जी, आप बेफिक्र हो जाएं, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने कहा, अब तुम हफीज़ जट के बेटों के हस्ब मंशा इस कब्र को बंद करके बिल्कुल वैसा ही बना दो जैसा कि ये पहले थी। उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैं सुल्तान और रेहान के पास आ गया और बारी बारी उनके चेहरे को देखते हुए कहा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द इस राज तक रसाई हासिल कर लूँगा कि आपके अब्बा जी की कब्र के साथ ये अफसोसनाक वाक़या क्यों कर पेश आया है। मैं किसी वक्त घर आकर तुम्हारी अम्मी से भी इस सिलसिले में बात करूँगा। बख्त बीवी को तसल्ली दिलासा देना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये मुझे मालूम हो गया था कि हफीज़ जट ने अपने पीछे 100 गवारान में एक बीवी, एक जवान बेटी और 2 जवान बेटे छोड़े थे। हफीज़ जट की बीवी का नाम बख्त बीवी और बेटी का नाम फरजाना था। दोनों बेटों के नाम आपके इल्म में आ चुके हैं।
वो दोनों ममनूनियत भरी नज़र से मुझे देखने लगे। मैं मुराद अली के साथ वापस थाने आ गया। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मेरे नज़दीक अज़ाब कब्र का एक संगीन और इबरतनाक वाक़या था। मैं किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि किसी शख्स की साजिश के तहत हफीज़ जट की कब्र को खोलकर उसकी लाश की बेहुरमती की गई है, क्योंकि मैं पिछली रात खुद अपनी आँखों से इस कब्र को सुपुर्द अज़ाब देख चुका था और मैंने इसी कब्र के अंदर से अज़ियत में डूबी हुई इंसानी आवाज़ भी सुनी थी, जैसे कोई खौफनाक तशद्दुद से घबराकर ज़िंदगी की भीख मांग रहा हो। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता था। सवाल ये था कि अगर हफीज़ जट अपने किसी गुनाह की पादाश में अज़ाब कब्र में मुब्तला हो भी गया था, तो इस खुदाई मामले से पुलिस का क्या वास्ता? ये सवाल आप में से भी बहुत से लोगों के जहनों में सर उठा रहा होगा। पहले मैंने भी यही सोचा था कि जो हुआ सो हुआ। मैं हफीज़ जट की कब्र को बंद करवाने के बाद इस मामले से अलग हो जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में इस वाक़े के हवाले से एक चिंगारी सी मुसलसल हरारत और जलन पैदा कर रही थी। छठी हिस्स बार बार मुझे इस मामले की तहकीक पर मजबूर कर रही थी। मैंने पेशेवराना ज़िंदगी में अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। इस आवाज़ ने हमेशा दुरुस्त सिमत में मेरी रहनुमाई की थी। मैं अपनी इस खुसूसियत या सलाहियत को अतिया खुदाबंदी समझता था, और जहाँ तक खुदाई या इंसानी मामले का ताल्लुक था, तो मेरे ख्याल में इन दोनों मामलात को एक दूसरे से जुदा करना मुमकिन नहीं है। बिलवास्ता या बिलावास्ता इंसान का हर मामला खुदा से और खुदा का हर मामला इंसान से जुड़ा हुआ है। अगर इस ज़ाते बारी ताला को अपना ये मामला मुझसे छुपाकर और गैर मुतालिक रखना होता, तो फिर नंबर 1 गोरकन को हफीज़ जट की कब्र में से नीली रोशनी खारिज होती दिखाई ही न देती। नंबर 2 वो इस तहैयर आमेज़ वाक़े की इत्तला मुझ तक न पहुँचाता। नंबर 3 मैं गोरकन की इत्तला पर निस्फ शब को मई की एक तपती हुई हब्स ज़दा रात में कब्रिस्तान में घात लगाकर हफीज़ जट की कब्र का तमाशा देखने न पहुँच जाता। नंबर 4 मुझे हफीज़ जट की कब्र सुपुर्द अज़ाब दिखाई देती, और न ही इस कब्र के अंदर से मुझे उसकी कर्बनाक आवाज़ें सुनाई देती। नंबर 5 मेरे सब कुछ देख लेने के बाद हफीज़ जट की कब्र फटकर अंदर की कहानी को तश्तज़बाम न करती। गोया कुदरत ने मुझे पहले हफीज़ जट की कब्र को नीली आग में जलता दिखाकर इसकी अज़ियतनाक फरियाद सुनाकर इस केस की तरफ मुतवज्जा किया था। अगर इस मामले को अव्वल व आखिर कुदरत अपने हाथ में रखना चाहती, तो फिर इस अजीब व गरीब जलवा नुमाई की ज़रूरत ही क्या थी? पता नहीं रोज़ कितने मर्दों को रोज़ाना कब्र के अज़ाबों से दो चार होना पड़ता होगा, लेकिन कुदरत अपने इस तासीरी अमल को मंजर आम पर नहीं लाती। कुल मिलाकर इस वजह से ये नतीजा सामने आता था कि कुदरत का मंशा था कि मैं इस मामले में आस्तीनें चढ़ाकर कूद पड़ूं, और मैं दिलो जान से कूद पड़ा था। थाने पहुंचकर मैंने कांस्टेबल मुराद को अपने कमरे में बुलाकर खुसूसी हिदायत दी। मुराद, मैंने इसे मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुम हुसैनाबाद के रहने वाले हो, इसलिए हफीज़ जट के बारे में तुमसे ज़्यादा मोतबर मालूमात कोई और फराहम नहीं कर सकता। तुम अभी से इस काम पर जुट जाओ। मलिक साहब, मैं हफीज़ जट के बारे में जो कुछ जानता था वो तो आपको बता चुका हूँ। बोलचंद सदा अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, इसके आगे और क्या रह जाता है? और क्या बताऊँ? तुमने बताया कि हफीज़ जट को पिछले 5 साल से जानते हो, क्योंकि इसे और इसकी फैमिली को हुसैनाबाद में आबाद हुए इतना ही अरसा हुआ है। इससे पहले ये लोग जगझुमरा में रहते थे। तुम्हारे ख्याल में मरहूम एक भला इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला, नमाज रोज़े का पाबंद, एक नेक इंसान जिसकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैंने एक ही सांस में मुराद की फराहम करदा मालूमात को दोहराया, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं इससे आगे का अहवाल जानना चाहता हूँ मुराद अली। इसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब उभर आया। मलिक साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस खोज में लग जाओ कि हफीज़ जट की ज़िंदगी का वो कौन सा गोशा था जो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ था, यानी कोई मनफी कोशा। मुराद अली गहरी सोच में डूब गया। ये तो सभी जानते हैं कि मरहूम हफीज़ जट बहुत ही नेक, परहेजगार और इबादत गुजार था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
हुसैनाबाद में किसी शख्स को शिकायत नहीं। वो एक अच्छा शौहर और मेहरबान बाप था, लेकिन फिर इसके मुर्दे और कब्र का ऐसा इबरतनाक हशर क्यों हुआ? मलिक साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो गहरी संजीदगी से बोला, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक अर्ज है। वो क्या? मैंने सवालिया नज़रों से मुराद अली की तरफ देखा। हफीज जट अच्छा था या बुरा? लेकिन ये एक हकीकत है कि हुसैनाबाद के किसी बासी को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। वो वजाहती अंदाज में बोला, अब वो मरकब चुका, वो जाने और उसका रब जाने। आप क्यों खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? गड़े मुर्दे मैं नहीं, कुदरत उखाड़ रही है मुराद अली। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हफीज जट की कब्र को सुपुर्द अज़ाब किसने किया? मैंने। आज सुबह इसकी कब्र को फाड़ कर अंदर का अहवाल लोगों तक किसने पहुंचाया? मैंने। मेरे सवालात के जवाब में तुम नहीं के सिवा और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके 2-3 गहरी सांसें लीं, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, ये जो कुछ भी हुआ है कुदरत की जानिब से हुआ है। कुदरत हुसैनाबाद के लोगों को हफीज जट के अहवाल वाकई की जानिब मुतवज्जा करना चाहती है, और इसी हुसैनाबाद में मेरा थाना भी है। मेरा दिल कहता है कि मैं जल्द से जल्द हफीज जट की कब्र के साथ पेश आने वाले वाक़यात की असलियत तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा, इंशाअल्लाह। कांस्टेबल मुराद ने मेरे सामने मज़ीद कोई नुक्ता एतराज़ नहीं उठाया और मुझे सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। आइंदा रोज़ मैं थाने में फुर्सत देखते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल आया। वो दोपहर से थोड़े पहले का वक्त था, लेकिन मई अपनी जौलानी पर नज़र आती थी। यूँ महसूस हो रहा था कि सूरज सवानेज़े पर उतर आया हो। मैं दरख्तों के साए में चलते हुए खैरदीन के क्वार्टर तक पहुंच गया। मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात यह थी कि आज वो पिछले 2 दिन की तरह सुबह सुबह थाने में मौजूद नहीं हुआ था, जिसका वाज़ेह मतलब यही समझ में आता था कि गुज़िश्ता रात खैरदीन ने और हफीज जट की कब्र ने खैरियत से गुजारी थी। अपनी तरफ आते देखकर वो उठ खड़ा हुआ, फिर एक दरख्त के नीचे बिछी चारपाई को अपने रुमाल से झाड़ते हुए बोला, आएं जी थानेदार साहब, तशरीफ़ रखें। मैंने आपको दूर से आते हुए देख लिया था। ये चारपाई मैंने आपके लिए ही रखी हुई थी। मैंने मज़कूरा चारपाई पर तशरीफ़ रख दी तो वो मेरे सामने ही कच्ची ज़मीन पर बैठ गया। मैंने बगौर इसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, खैरदीन, तुम्हारे चेहरे और आंखों में मौजूद इत्मीनान के तासुरात देखकर यही समझ में आ रहा है कि पिछली रात कब्रिस्तान में कोई वाक़या और कोई गड़बड़ नहीं हुई। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है थानेदार साहब। असबात में गर्दन हिलाते हुए वो बोला, इधर सब अमनो अमान ही रहा है। रात को मैं ऐसी गहरी नींद सोया कि आज सुबह ही आँख खुली है। इंसान को गहरी नींद उसी वक्त आती है खैरदीन, जब उसके गिरदो पेश का माहौल खुशगवार और पुरसुकून हो। और मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लगता है कि रात को हफीज जट की कब्र के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले जाकर हफीज जट की कब्र को देखा था। वहाँ सब कुछ सही सलामत है। लगता है कि पिछली रात इसको नीली आग ने नहीं जलाया। मैं समझता हूँ अब हफीज जट के कब्र के साथ ऐसा कोई अंदोनाक वाक़या पेश नहीं आएगा। मैंने ख्याल में डूबे हुए लहजे में कहा, कुदरत का मकसद पूरा हो चुका है, यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। थानेदार साहब, मैं आपकी बातों पर ईमान ले आया हूँ। वो अकीदत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, मुझे यकीन आ गया है कि आप हफीज जट के बारे में जिस अंदाज में सोच रहे हैं वही दुरुस्त है। खैरदीन ने ये बात जिस संजीदगी और गहराई से कही थी, इसके पेश नज़र में ये पूछने पर मजबूर हो गया, मेरी किस अदा ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया है खैरदीन? मैंने रात ख्वाब में सब कुछ देख लिया है थानेदार साहब। वो नहायती ठहरे हुए अंदाज में बोला, हफीज जट से ज़रूर कोई ऐसा संगीन गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा के तौर पर इसकी कब्र पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है खैरदीन? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, मैंने देखा है कि हफीज जट ने स्याह रंग का लिबास पहन रखा है और उसके हाथों पर भी कालक मली हुई है। वो एक छुरछुरी लेते हुए बोला,
अचानक इसके सामने एक गोरी चिट्टी औरत आ जाती है और हफीज जट अपने कालक वाले हाथ इस उजली और खूबसूरत औरत के चेहरे पर मल देता है। खैरदीन, तुम्हारा ख्वाब तो खासा मायना खेज है, मैंने आंखें फैलाते हुए कहा। मैं ख्वाबों की ताबीर का इल्म तो नहीं रखता, लेकिन इस ख्वाब को सुनने के बाद जहन में एक ही बात आ रही है, और वो ये कि हफीज जट के हाथों से कोई गुनाह सरजद हुआ था। जी हाँ, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब इस उलझन को मैं ही सुलझन में बदलूंगा। खैरदीन टटोलती हुई नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, खैरदीन, अपने इस ख्वाब के बारे में भी किसी से कुछ न कहना। मैं जब तक इस मामले को हल नहीं कर लेता, मामला जितना महदूद है उतना ही अच्छा है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं मज़ीद 15-20 मिनट तक खैरदीन के पास बैठा, फिर कब्रिस्तान से निकलकर हुसैनाबाद के मेन बाज़ार की तरफ आ गया। देहाती ज़िंदगी में मई और जून को गर्म तरीन महीने समझा जाता है, क्योंकि इन महीनों में खेतों में गंदम की फसल तैयार खड़ी होती है। कुदरत फसल को पकाने के लिए आसमान से आग बरसाती है। खेतों खलिहानों में खड़ा पानी भी आग की हिद्दत से उबल कर रह जाता है, और वहाँ से उठने वाले बुखारात फिजा में बेतहाशा हब्स पैदा कर देते हैं। फिर पकी हुई फसल की एक अपनी भी मखसूस हरारत होती है, और सितम बाला सितम किए कि इन दिनों में हवा भी बहुत कम चलती हुई नजर आती है। मैं पूछता पाछता मंजूर अली और मंजूर फल फरोश के ठेले पर पहुंच गया। वो अपने ठेले पर मौसमी फल सजाए खड़ा था। मेरी आमद पर वो टेंशन हो गया और फौरन उसने अपना स्टूल निकालकर मुझे पेश कर दिया। बिस्मिल्लाह, आए जी, बैठे, उसने बड़े अदब से कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया मंसूर, मैंने सरसरी लहजे में कहा। मैं इधर मेन बाजार से गुजर रहा था कि तुम नजर आ गए। बस तुमसे 2-4 बातें करूँगा और चला जाऊँगा। अब 2-4 नहीं, 200-400 बातें करें जी, वो बड़े एहतराम से बोला, लेकिन इधर स्टूल पर आराम से बैठकर। आप खड़े रहेंगे तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मैं मंजूर के हुस्न इखलाक से मुतासिर हुआ और उसकी फरमाइश पूरी करते हुए स्टूल पर बैठ गया। वो बड़ी मोहब्बत से बोला, कौन सा फल पेश करूं जी? मंजूर, मैं दावत उड़ाने नहीं आया, तुमसे चंद बातें करने आया हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम कल उधर कब्रिस्तान में हफीज जट के बारे में क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था जी? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। तुमने उसके किरदार और आमाल के हवाले से कोई बात की थी? मैंने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, वो अपनी गर्दन को अस्पाती चुम्बिश देते हुए बोला। थानेदार साहब, मैं बात करता हूँ सच्ची और खरी, इसलिए सबको कड़वा लगता हूँ। कुछ लोग तो मुझे काफिर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। हर इंसान को मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है और अपने आमाल का हिसाब देना है, और इस बात में फिर भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। मंजूरा खासा बातूनी साबित हो रहा था। मैंने कहा, मंजूरे, मैं तुम्हारी सच्ची और खरी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस वक्त हम हफीज जट के किरदार और आमाल के हवाले से बात कर रहे हैं। तुम किस बिना पर यह समझते हो कि इसकी कब्र के साथ जो वाक़या पेश आया है वो कुदरत की तरफ से इस पर एक अजाब था? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। वो नेक और परहेजगार इंसान की इबादत एक दिखावा भी तो हो सकती है। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि हफीज जट कपड़े की नाप तोल में गड़बड़ करता था, और उसके अलावा कपड़े का मयार बहुत कम और कीमत ज़्यादा होती है, और इसके बेटे तो इस मामले में 2-4 हाथ आगे ही हैं। इनकी दुकान से ख़रीदा हुआ कपड़ा जब भी दर्जी के पास पहुंचता है, 1-2 गिरा कम ही निकलता है। चोरी एक गिरा की हो या गज की, वो चोरी ही कहलाएगी। खुदा की अदालत में बाज़ औक़ात एक ज़र्रे की चोरी भी वबाल जान बन जाती है, और अगर वो कादिर मुतलक चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर सकता है। मंजूरे, तुम तो अच्छे खासे मुकर्रर हो, मैंने तारीफ भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। कौन बेवकूफ़ तुम्हें काफिर कहता है? वो जनाब,
वो अजीब बेबसी के अंदाज में बोला। बस लोग दिखावे पर जाते हैं, दिल की दुनिया तो बस खुदा ही जानता है। किसी की नाराज़गी और गुस्से की परवाह किए बगैर सच्ची बात मुंह पर कह देता हूँ, इसलिए लोग मुझे मुंहफट, बदलिहाज, झगड़ालू और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। दुनिया भी दिखावा तो वाकई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और ये भी दुरुस्त है कि इंसान का ज़ाहिरी हुलिया उसके नेक और परहेजगार होने की सनद नहीं है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन मंसूर है, अल्लाह को याद करने के लिए तुम भी मस्जिद चले जाया करो, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। वो कादर मुतलक नियतों का अहवाल बखूबी जानता है। जी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तुम वाकई एक माकूल इंसान हो, मैंने बेसाख्ता कहा। शुक्रिया जी। वो ममनून भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मंजूर है, मैंने सुना है कि तुम्हारा हफीज़ जट से 2-3 बार झगड़ा भी हुआ था, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कहीं तुम इसी वजह से तो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे? ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। ये एक हकीकत है कि हफीज़ जट कपड़े की नाप में बेईमानी करता था और कम कीमत कपड़े के ज़्यादा दाम भी वसूल करता था। इसके अलावा कौन कौन से गुनाह के कामों में मुलविस था, ये तो मुझे पता नहीं। इसकी कब्र की हालत को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तुम्हारे बारे में हफीज़ जट के बेटे सुल्तान से मेरी तफसीली बात हुई थी। उसने आपको यही बताया होगा कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता हूँ और मैंने उसके बाप से कई बार झगड़ा किया है। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसने कहा, यही बात है ना जनाब? ये बात भी है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। इसके अलावा भी उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या कुछ जी? वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, सुल्तान का कहना है कि तुम फल को तोलते हुए डंडी मारते हो। तुमसे 1 सेर फल खरीदो तो वो 3 पाव से ज़्यादा नहीं निकलता, और तुम्हारे पास अपने हाथ के बनाए हुए गैर सरकारी और गैर मयारी बाट हैं वगैरह वगैरह। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई ना। वो होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। ये तो दोनों पार्टियों में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो मैं नहीं जानता। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। हाँ, मैं इस इलाके का थानेदार बनकर यहाँ आया हूँ तो चंद रोज़ में तुम लोगों की हकीकत तक पहुँच ही जाऊँगा। चंद रोज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सरकार, हुमायूं खेज लहजे में बोला। अभी और इसी वक्त क्यों नहीं? उसके अंदाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने बेसाख्ता कहा, मंजूर है, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपका हुक्म हो तो मैं अभी और इसी वक्त खुद को एक ईमानदार फल फरोश साबित कर सकता हूँ। वो बड़े एतमाद से बोला, एक ऐसा फल फरोश जिसकी कमाई में एक ज़रा भी रिस्क हराम का नहीं। उसके दावे ने मुझे मुतासिर किया तो मैंने पूछा, मंजूर है, तुम अपनी बात को किस तरह दुरुस्त साबित करोगे? आप 1 मिनट रुकें। ये कहते हुए वो सामने वाली दुकान की तरफ चला गया। मैंने उसके ताक़ुब में निगाह दौड़ाई। सामने फरीद किराना स्टोर नामी एक किराने की दुकान थी। मंजूर इसी दुकान पर पहुंचा था। मेरे देखते ही देखते वो वापस आ गया। वो खाली हाथ गया था, मगर अब मुझे उसके हाथ में 3-4 बाट नज़र आ रहे थे, और ये सब के सब सरकारी मोहर वाले तस्दीक शुदा बाट थे। मैंने बगौर देखा तो मालूम हुआ कि वो 1 पाव, आध सेर, 1 सेर और 2 सेर वजन वाले बाट थे। इस ज़माने में नाप तोल का ग्राम, मीटर, लीटर वाला निज़ाम अभी मुतारिफ नहीं हुआ था, और तराजू भी वही रवायती इस्तेमाल होता था, डंडी वाला। इस डंडी के एन वस्त में कांटा होता था और दोनों सिरों पर रस्सियों वाले 2 पल्ले लटकते दिखाई देते थे। एक पल्ले में बाट डालकर दूसरे में मतलूबा जिन्स डाली जाती थी। आजकल में ये रवायती तराजू कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। देखें जनाब, ये तो हैं सरकारी बाट, और ये रहे मेरे अपने बनाए हुए पत्थर के बाट। वो तराजू को उठाते हुए बोला, मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। मैं दिलचस्पी से मंजूर की कार्रवाई को देखने लगा। वो तराजू को फिजा में बुलंद करते हुए बोला, देख लें जनाब, इसके दोनों पल्ले बराबर है ना? मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। उसने 1 पाव वाले बाट से शुरू किया और इस मुजाहरे को 2 सेर वाले बाट तक ले गया। एक पल्ले में वो तस्दीक शुदा सरकारी बाट रखता और दूसरे में अपना बनाया हुआ बाट। मुझे ये देखकर हैरत अंगेज़ खुशी हुई कि मंसूर के खुद साख्ता बाट वाला पल्ला
थोड़ा सा झुक जाता था, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि मंजूरे का हर पार्ट तस्दीक शुदा सरकारी पार्ट से चंद ग्राम ज़्यादा वज़न ही का था। इस नुमाइशी तजुर्बे से फारिग होने के बाद उसने फातिहा नज़र से मुझे देखा और बोला, आप 1 मिनट रुकें, मैं फरीदे के पार्ट वापस कराऊं, वरना खामखा वो चिल्लाने लगेगा और आप समझेंगे कि शायद मेरा उसके साथ कोई झगड़ा फड्डा है। मेरा जवाब सुने बगैर वो फरीद किराना स्टोर की जानिब लपक गया। जब वो वापस अपने ठेले पर पहुंचा तो मैंने तारीफी नज़र से इसकी तरफ देखते हुए खुलूसे दिल से कहा, मंजूरे, तुमने अपनी ईमानदारी तो साबित कर दी, अब लगे हाथों ये भी बता दो कि तुमने सरकारी बाट के बजाय ये खुद साख्ता पत्थर के बाट क्यों रखे हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की गलतफहमियां जन्म ले रही हैं। जनाब, बात दरअसल ये है कि वो बड़े रसान के साथ वजाहत करते हुए बोला, कुछ अर्सा पहले मेरे ठेले पर से किसी नामुराद चोर ने सारे बाट चुरा लिए हैं। मैं इन्हें ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? सब बाट एक ही जैसे तो होते हैं, किसी पर भी किसी का नाम तो लिखा होता नहीं। मैंने अपना काम चलाने के लिए फौरी तौर पर पत्थर के ये बाट तैयार कर लिए हैं। जब मेरा समंदरी की तरफ जाना होगा तो वहाँ से अपने लिए नए सरकारी तस्दीक शुदा बाट खरीद लाऊंगा। जब तक मैं इन्हीं पत्थर के बाटों से गुजारा चलाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल और जहन मुतमईन है कि मैं कारोबार में हेरा फेरी या बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक सुल्तान के इल्ज़ाम का ताल्लुक है, वो सांस हमवार करने के लिए थमा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, ये लोग मुझसे फल खरीदते रहे हैं और कभी इन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई थी। जब से हफीज जट के साथ मेरा 2-3 मरतबा झगड़ा हुआ है, इनके तेवर बदल गए हैं। इन्हें मुझ में और मेरे नाप तोल में कीड़े नजर आने लगे हैं। हफीज जट से तुम्हारा किस बात पर झगड़ा हुआ था? मैं पूछे बिना न रह सका। बहुत मामूली सी बात थी थानेदार साहब, वो सरसरी से लहजे में बोला। पिछले दिनों में गंडेरियां बेच रहा था। आप तो जानते ही हैं कि गंडेरियां बेचने वाले को अपने साथ एक बाल्टी में पानी भी भर कर रखना पड़ता है और ये पानी वाली बाल्टी अमूमन ठेले के साथ लटकती रहती है। हाँ, मैंने ऐसी बाल्टियां गंडेरियां बेचने वालों के पास देखी तो हैं, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं शाम से पहले जब अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ जाने लगता तो बाल्टी के पानी को धूल उड़ाते इस बाजार में छिड़क जाता था और मेरी इस हरकत से हफीज जट को तकलीफ पहुंचती थी। मैं इन दिनों जट क्लॉथ मर्चेंट के बिल्कुल सामने ठेला लगाता था। हफीज जट का ख्याल था कि मैं धूल मट्टी उड़ाकर उसकी दुकान में रखी बजाजी को गंदा करने की कोशिश करता हूँ। इस उल्टे दिमाग के बंदे के साथ मैं रोज़ रोज़ तो झगड़ा कर नहीं सकता था, लिहाजा मैंने अपने ठेले की जगह ही बदल दी। बस इतनी सी बात है थानेदार साहब। ठीक है मंजूर है, मैं स्टूल से उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी तरफ से मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया हूँ। अब तुम मज़े से फल बेचो और मैं चलता हूँ। सिर्फ 1 मिनट थानेदार साहब, वो तराजू की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला। मैं सवालिया नज़र से उसकी हरकतों सकनात को नोट करने लगा। उसने तराजू के एक पलड़े में 2 सेर का बाट रखा और दूसरे पलड़े में चुन चुन कर आम चढ़ाने लगा। फिर 2 सेर आम तोल कर उसने एक थैले में डाले और मस्कूरा थैले को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, पाकिस्तान के किसी भी तराजू में जाकर तोल लें थानेदार साहब। अगर 2.25 सेर से कम निकल आए तो मेरी वो सज़ा जो काले चोर की। मंजूरा जो कहता है वो करके दिखाता भी है। मंजूरे, मैं तुम्हारी ईमानदारी को तस्लीम कर चुका हूँ ना? मैंने थैले की जानिब हाथ बढ़ाए बगैर कहा। फिर तुम्हें क्या पड़ी है मुझे नाप तोल के चक्कर में डालने की? अगर कहो तो मैं तुम्हारी दयानतदारी की सनद लिख कर देने को तैयार हूँ। जनाब, मुझ गरीब को क्यों शर्मिंदा करते हैं? वो नदामत भरे लहजे में बोला, ये आम मैंने आपके लिए थैले में भरे हैं। बड़े रसीले और शर्तिया मीठे चौसा आम हैं, खाएंगे तो याद करेंगे। मैं ये आम ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त थानेदार साहब? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि तुम मुझसे इनामों की रियायती कीमत ज़रूर वसूल करोगे। मंसूर अली उर्फ मंसूरा फल फरोश देखने में जाहिल और उजड़ सा लगता था, लेकिन पिछले
20-25 मिनट की गुफ्तगू में मैंने समझ लिया था कि मंसूरा एक जीनियस आदमी था। किसी भी जीनियस में जो टेढ़ होती है वो इसमें भी थी। चूँकि उसका दिमाग आम नहीं था, इसलिए वो आवाम की समझ में नहीं आता था। ऐसे ही लोगों को मिसफिट कहा जाता है। इसका चेहरा उतर गया था। वो मेरी बात के जवाब में बोला, थानेदार साहब, सोनर अब नीयत का अहवाल जानता है, लेकिन आप नहीं। मैं ये बात मानता हूँ। मेरे लहजे में उलझन झलक रही थी। मगर नीयत के हाल का इन दो सेनामों से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है सरकार, वो जज्बात के आलम में बोला। मैंने खुलूस से दिल से ये आम आपको तोहफे में पेश किए हैं थानेदार साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, ना ही इससे इनकार को अच्छा तस्वुर किया जाता है। दूसरे मायनों में ये तोहफा देने वाले की ज़ात की नफ़ी होती है, इसकी तहकीर होती है। इस देहाती मंसूरे ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया था। मेरे नज़दीक मंसूरा बहुत से अल्लाह वालों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अल्लाह की ज़ात का शऊर रखता था। हो सकता है कि आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो। बहरहाल आप इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं। मैंने मंसूर के तोहफे को दिलो जान से कबूल करते हुए पूछा, तुम ख्वाब वगैरह भी देखते हो? वो इस अचानक और गैर मुतालिक सवाल पर चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया है। तुम्हें ख्वाब वगैरह तो आते होंगे? जी हाँ, ख्वाब आते रहते हैं, मगर अक्सर वो ऊट पटांग ही होते हैं, उसने जवाब दिया। कभी कभारी कोई ख्वाब जहन में अटकता है और सोच को परेशान करता है। फिर तुम जहन में अटके हुए ख्वाब को किस तरह निकालते हो? मैंने पूछा। अपनी परेशानी को कैसे दूर करते हो? जनाब, अगर मुझे किसी ख्वाब से कोई उलझन होने लगती है तो मैं मौलवी साहब के पास चला जाता हूँ। वो मेरी उलझन दूर कर देते हैं और मैं सुकून से घर आ जाता हूँ। मौलवी साहब कौन? मैं पूछे बिना न रह सका। मैं मौलवी उमरदीन की बात कर रहा हूँ जी, उसने बताया। मौलवी जी हुसैनाबाद की मस्जिद के पेश इमाम हैं। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मंसूरे? मेरे होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। नमाज के लिए तो तुम मस्जिद का रुख करते नहीं, और ख्वाब की ताबीर पूछने फौरन मौलवी साहब के पास पहुंच जाते हो। जनाब, अब ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही बेनमाजी हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। ठीक है कि मैं मस्जिद नहीं जाता, लेकिन जब जी चाहता है तो नमाज पढ़ लेता हूँ। जी चाहता है? क्या मतलब? मैंने घूर कर उसे देखा। क्या तुम्हें पता नहीं कि नमाज एक फ़र्ज इबादत है? जानता हूँ जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। थानेदार साहब, उसने अपने सीने पर दिल के मकाम पर थपकी दी और गोया हुआ, यहाँ से तड़प उठती है ना, तो मैं बेख्तियार हो के खुद को अल्लाह के हुजूर झुका देता हूँ। ऐसी नमाज में वो मज़ा आता है, वो मज़ा आता है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, ये दुनिया को दिखाने के लिए इंतहाई बददिली के साथ नमाज की खानापुरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, आप दुआ करें कि दिन में 5 वक्त मेरे दिल में इसकी जानिब रिजू करने की तड़प पैदा हो जाए, तो फिर आप मुझे 5 वक्त मस्जिद में बाद जमात नमाज अदा करते हुए पाएंगे। ठीक है, मैंने तहे दिल से कहा, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ करूँगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उससे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। जट क्लॉथ मर्चेंट मेरे रास्ते में पड़ता था। मैंने सोचा कि वापसी से पहले ज़रा इधर भी झांक लूँ। मैंने दुकान में कदम रखा तो दोनों भाइयों ने बड़े इत्तेफाक से मेरा इस्तकबाल किया। पीछे किसी जगह में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि इन दोनों भाइयों में छोटा भाई सुल्तान खासा तेज़ तर्रार था, जबकि बड़ा भाई रेहान खामोश तबे और सीधा सादा था। गुज़िश्ता रोज़ कब्रिस्तान में इनसे मेरी तफसीली बात हुई थी। वो दोनों मंसूरे से खासे बरगश्ता नज़र आते थे। मुझे दुकान में दाखिल होते देखा तो सुल्तान ने आंखों ही आंखों में रेहान को कोई इशारा किया और वो दुकान से बाहर निकल गया। मैं सुल्तान से बात करने लगा। मैंने इससे पूछा, तुम लोगों ने आज कब्रिस्तान की तरफ चक्कर लगाकर अपने अब्बा जी की कब्र का जायज़ा तो लिया होगा? वहाँ दोबारा कोई गड़बड़ तो देखने में नहीं आई? नहीं जी, वहाँ सब ठीक ठाक है, सुल्तान ने जवाब दिया। अब्बा जी की कब्र सही सलामत है। मैंने दानिस्ताई से यह नहीं बताया था कि मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगाने और वहाँ की रिपोर्ट लेने के बाद इधर आया हूँ। मैंने इन लोगों की हिम्मत बनाने की गर्ज से कहा, मैंने कल ही से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं इस फितना परवर शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा, जिसने हफीज जट की कब्र के साथ वो संगीन मजाक किया था।
इसी लम्हे रेहान वापस आ गया। मैं इसके हाथ में ठंडी ठार बोतल देखकर चौंक पड़ा। सुल्तान ने बड़े भाई से कहा, रेहान, बोतल थानेदार को पेश करो। ये कितनी गर्मी में आए हैं। सच्ची बात तो ये कि इस वक्त मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन इखलाकन मैंने कह दिया, ये तकल्लुफ़ क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले ही ठंडी लस्सी पी थी। थानेदार जी, अगर आपने 3-4 गिलास लस्सी पी हो तो वो पसीना बनकर आपके वजूद से खारिज हो चुकी होगी। सुल्तान ने रेहान के हाथ से बोतल लेकर बजाते खुद मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप पिछले आधे घंटे से इस बकवासी मंजूरे के साथ मगजमारी करके आ रहे हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो गोया ये शातिर मेरी निगरानी कर रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी बताया है ना, मैंने कल ही से तफ्तीश शुरू कर रखी है। तुमने कब्रिस्तान में कल मंजूरे के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया था, इसकी रोशनी में ये बंदा भी मेरी नज़र में है। मैं इसी सिलसिले में मंजूरे से पूछगछ कर रहा था। फिर आपको कोई अहम बात पता चली? सुल्तान ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और ठंडी बोतल को मेरे हाथ के करीब करते हुए बोला, ये कोई तकल्लुफ़ नहीं, हमारी मोहब्बत है थानेदार साहब। इसे हलक से नीचे उतारें, वरना हाथ में पकड़ी पकड़ी गर्म हो जाएगी। अभी तो हमने आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी देना है। गिफ्ट? मैंने ठंडी बोतल पकड़ते हुए पूछा। वो किस सिलसिले में सुल्तान? जनाब, तोहफे के तबादले के लिए किसी सिलसिले का होना ज़रूरी तो नहीं, वो मायना खेज लहजे में बोला। आखिर आपने मंजूरे से आमों का तोहफा भी तो लिया है ना। वो चौंका देने वाली बातों का कोई रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखता था, शायद इसीलिए एक के बाद एक शगुफा छोड़ रहा था। सुल्तान के रवैये से एक बात तो खुलकर सामने आ गई थी कि वो मंसूरे के लिए अपने दिल में शदीद नौयत की नापसंदीदगी के जज्बात रखता था। वो चूँकि सुल्तान की नज़र में था, इसलिए मंसूरे से होने वाली मेरी मुलाकात की तफसील भी इससे छुपी नहीं रह सकी थी। ये तमाम तर ख़यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरी जहन से गुजरे और मैंने सुल्तान की बात के जवाब में कहा, मैंने मंजूरे से 2 सेर आम तोहफे में नहीं लिए, बल्कि इससे मेरा एक ख़ास मकसद है। मकसद? कैसा मकसद थानेदार साहब? उसने पूछा। मैंने बताया, तुमने शिकायत की थी ना कि मंजूरा कम तोलता है और उसके पास सरकार के तस्दीक शुदा बाट भी नहीं है। शिकायत की थी या नहीं? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि मंजूरे की नाप तोल के हवाले से उसका एतराज़ बेबुनियाद और खालियस वज़न था। मेरे सवाल के जवाब में वो धीरे से बोला, जी मैंने आपसे ऐसी शिकायत की तो थी, बस। तो फिर ये आम तुम्हारी शिकायत के सिलसिले की एक कड़ी है, मैंने दबंग लहजे में कहा। मैं इन आमों को किसी ईमानदार दुकानदार के तराजू पे जाके तोलूँगा। नाप ठीक निकला तो ठीक है, वरना वो जाएगा थाने की हवालात में। थाने की हवालात में नहीं, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरे थाने की हवालात में। मैं इसे तुम्हारे सामने जूते मारते हुए यहाँ से लेकर जाऊँगा, क्या समझे? समझ गया थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप तो खासे कड़क थानेदार हैं, हालांकि इसे लगते तो नहीं। क्या नहीं लगता? मैंने सवाल किया। मतलब ये कि वो गड़बड़ा गया। आप अपनी बातों और शक्ल से इतने सख्त नज़र तो नहीं आते, इसीलिए लोग मुझे देखकर और मेरी बातें सुनकर अक्सर धोखा खा जाते हैं। मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मंजूरे के साथ भी यही हुआ है। मैंने इसे 2-4 मीठी मीठी बातें इधर उधर की इससे की और 2 सेर आम तुलवा लिए, इस शर्त के साथ कि अगर इसके आम मीठे निकले तो पैसे दूंगा, वरना नहीं। मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ सूरत हाल को संभाल लिया था, वरना सुल्तान तो यही समझ रहा था कि मैंने ये 2 सेर आम मंजूरे से रिश्वत में लिए हैं और अब मैं इसे किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा। चुनांचे वो भी मुझे कोई गिफ्ट शिफ्ट देकर अपने हाथ में करना चाहता था। मैं मज़ीद 10 मिनट तक वहाँ रुका, इन दोनों भाइयों से हफीज़ जट की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, ठंडी बोतल ख़त्म की और इन ख़यालात के साथ वहाँ से उठ गया। ठीक है नौजवानों, तुम लोग अपनी दुकानदारी को देखो, अब मैं चलता हूँ। आज या कल किसी वक्त मैं तुम्हारे घर का चक्कर भी लगाऊंगा ताकि तुम लोगों की अम्मी से भी मुलाकात हो जाए। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, और इस मंजूरे फल फरोश पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर वो नाप तोल के मामले में कसूरवार निकला तो ऐसा फिट करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगा।
मेरे इन आखिरी कलामात से इन दोनों भाइयों पर, खुसूसन सुल्तान के चेहरे पर खुशी के तासुरात चमकने लगे। मैं इन्हें इनके हाल पर खुश छोड़कर दुकान से निकल आया। सुल्तान के साथ फिलहाल यही किया जा सकता था। अगले रोज मैं कोशिश करके एक ऐसे वक्त बख्त बीबी से मिलने चला गया था जब इसके दोनों बेटे घर पर न हों। मुझे ये खदशा था कि वो खास तौर पर सुल्तान बार बार मुदाखलत करके गुफ्तगू का मजाक खराब कर देगा। वो दिन का वक्त था और बख्त बीबी भी इत्तेफाक से मुझे घर में अकेली ही मिल गई थी। फरजाना अपनी किसी सहेली से मिलने पड़ोस में गई हुई थी। बख्त बीबी ने मुझे बैठक में बिठाया और मेरे लिए लस्सी पानी का बंदोबस्त करना चाहा, लेकिन मैंने इसे सख्ती से मना करते हुए कहा, इसमें तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है बख्त बीबी, बस मैं तुमसे हफीज़ जट के बारे में 2-4 बातें करने आया हूँ, तुम बैठ जाओ यहाँ। वो बैठ गई। बख्त बीबी की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। वो एक आम सी फर्माबरदार और खिदमत गुजार घरेलू औरत थी। इब्तिदाई बातचीत में मैंने इससे गहरी हमदर्दी का इज़हार किया, वो भी हफीज़ जट की कब्र के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस ज़ाहिर करने लगी। मैंने कहा, बख्त बीबी, तुम इस वाक़े का ज़िम्मेदार किसको समझती हो? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ जी? वो कदरे बेबसी से बोली। वो तो इतने अच्छे थे कि किसी को इनसे दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। जब से वो गए हैं मैं दिन रात इनके लिए पढ़ती पढ़ाती रहती हूँ। वो से बख्त बीबी की मुराद उसका शौहर यानी हफीज़ जट की ही ज़ात थी। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ हुसैनाबाद में हफीज़ जट का कोई दुश्मन नहीं था। मैंने बड़े धीमे अंदाज में कुरैत के अमल का आगाज़ कर दिया। मैं जिससे भी मिला हूँ उसने यही बताया है कि वो बहुत नमाजी और परहेजगार बंदा था। वो बहुत ही नेक इंसान थे। बख्त बीबी ने भराई हुई आवाज़ में कहा, किसी को इनसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो सबका ख्याल रखते थे और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते थे। आखिरी 2-3 माह तो इनका काम में भी दिल नहीं लगता था। दुकान पर बहुत कम जाते थे। सारा काम सुल्तान और रिहान ही ने संभाल रखा था। पिछले 2-3 माह से इसका काम में दिल नहीं लग रहा था। मैंने इसी के अल्फाज ज़ेरे लब दोहराए और फिर पूछा, इसकी कोई ख़ास वजह थी? क्या वो किसी मामले में परेशान रहने लगा था? परेशानी तो इन्हें कोई नहीं थी थानेदार साहब, और परेशानी होती भी किस बात की? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है, घर में भी अमन व अमान और प्यार मोहब्बत है। फिर हफीज़ जट का काम से दिल क्यों चाट हो गया था? मैंने पूछा। मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह वाले हो गए थे, बख्त बीबी वजाहत करते हुए बोली। दुनियादारी के कामों से इनकी तवज्जो हट गई थी। हर वक्त याद अल्लाह में मसरूफ़ रहते थे। इनका ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही कटता था। ये सब तो ठीक है बख्त बीबी, मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा, अल्लाह से लो लगाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा जहन जिस चीज़ से उलझन का शिकार है, इस सिलसिले में मुझे कोई इशारा नहीं मिल रहा। इसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा और पूछा, आपको क्या उलझन है थानेदार साहब? मैंने अपनी उलझन बयान करते हुए कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बख्त बीबी कि जब हफीज़ जट ऐसा ही नेक व पारसाद था तो फिर इसकी कब्र का ये हशर क्यों हुआ? ये तो आप हशर करने वाले से जाकर पूछें, वो बड़ी सादगी से बोली। मैंने इस सूरत हाल को एक दूसरे जाविये से हैंडल करने की कोशिश की। बख्त बीबी, तुम मेरी बात का कोई गलत मतलब ना निकालो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हारे खामिद की कब्र के साथ जो कुछ हुआ वो किसी दोस्त का काम तो हो नहीं सकता। मैं आपको या आपकी बात को गलत नहीं समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो माजरत खाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोली। अगर मैं इनकी किसी दुश्मन या बदखा से वाकिफ़ होती तो आपको ज़रूर बता देती। मैंने अपने मतलब की बात उगलवाने के लिए सवालात का एक नया ज़ाविया इस्तेमाल किया और बख्त बीबी की आंखों में देखते हुए पूछा, आप लोगों की शादी को कितना अर्सा हुआ था? मेरी बेटी फरजाना इस वक्त 25 साल की है, उसने बताया। यह हमारी शादी के 2 साल बाद पैदा हुई थी। इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी को लगभग 27 साल गुजर गए हैं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, यह काफ़ी तवील अरसा होता है। इन सालों में तुमने हफीज़ जट की ज़िंदगी का हर रूप और हर रंग देखा होगा। जी, उसने यक लफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया। मैंने इस्तफसार किया, क्या तुमने ज़िंदगी के किसी मरहले पर
ये महसूस किया कि हफीज जट से कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ हो, उसने अल्लाह के कानून को बड़ी बेदर्दी से रोंद डाला हो। नहीं जी, मैंने इसमें ऐसी कोई खामी नहीं देखी थी, वो कतईयत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने शुरू से आखिर तक इन्हें एक अच्छा इंसान ही पाया था। मेरा हर सवाल बंद गली की दीवारों से टकरा कर बेनीलो मराम वापस आ जाता था। मैंने चंद लम्हात की खामोशी के बाद बख्त बीबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम लोग पिछले 5 साल से हुसैनाबाद में रह रहे हो, क्या ये बात दुरुस्त है? आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो तस्दीकी अंदाज में बोली। यहाँ आने से पहले हम लोग चकझुमरा में रहते थे और इससे पहले टोबा टेक सिंह में, उसने जवाब दिया। टोबा टेक सिंह में हमारी शादी हुई थी और ज़िंदगी का सादा अरसा वहीं पे गुजरा है। चकझुमरा में तो हम 2 साल रहे होंगे और अब पिछले 5 साल से समंदरी के इस गांव हुसैनाबाद में हैं। बख्त बीबी, तुम क्या समझती हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी संजीदगी से पूछा। अगर हुसैनाबाद में नहीं तो क्या चकझुमरा या टोबा टेक सिंह में भी हफीज जट का कोई दुश्मन नहीं था? मैं समझती हूँ नहीं था, उसने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया। और अगर बिलफर्ज कोई था भी तो ये बात मेरे इल्म में नहीं है। मैं गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हात की खामोशी के बाद मैंने तहकीक और तफ्तीश के अमल को जारी रखते हुए पूछा, क्या चकझुमरा और टोबा टेक सिंह में भी हफीज जट कपड़े की दुकान ही चलाता था? नहीं जी, कपड़े की दुकान तो उन्होंने उधर हुसैनाबाद में ही आकर की थी, बख्त बीबी ने जवाबन बताया। चकझुमरा में हमारी परचून की दुकान होती थी और टोबा टेक सिंह में तो अपनी ज़मीन थी 10 किले। इधर तो ये बाप बेटे मिलकर खेती बाड़ी किया करते थे। अपनी 10 एकड़ ज़राई अराजी टोबा टेक सिंह में छोड़कर आप लोग चकझुमरा क्यों चले आए थे? मैंने एक अहम सवाल किया। कहाँ जमींदारी और कहाँ परचून की दुकान? हम टोबा टेक सिंह वाली ज़मीन छोड़कर नहीं बल्कि फ़रोख्त करके चकझुमरा आए थे, उसने बताया। वो कहते थे टोबा टेक सिंह और खेती बाड़ी में दिल नहीं लगता, कहीं और जाकर रहेंगे और कोई कारोबार करेंगे। तो टोबा टेक सिंह में बेचैन हुआ तो चकझुमरा चला गया। फिर जब वहाँ भी उसे करार न मिला तो वो यहाँ हुसैनाबाद में आकर आबाद हो गया। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, कभी तुमने अपने खामिद की इस बेचैनी और बेकरारी का सबब जानने की कोशिश भी की थी बख्त बीबी? मैंने कई बार इनसे पूछा था लेकिन उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं, वो बेबसी से बोली। जब से वो गए हैं मैंने ख्वाब में भी इन्हें परेशान ही देखा है। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। वो वजाहत करते हुए बोली, अपने इंतकाल के बाद वो 5-6 रात तक मुसलसल मेरे ख्वाब में आते रहे हैं। मैंने इन्हें बहुत परेशान और आजुर्दा देखा है। क्या पिछली 2 रातों से हफीज जट तुम्हारे ख्वाब में नहीं आया? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी नहीं। बख्त बीबी का जवाब मेरे ख्यालात को तक़वियत देने के लिए काफ़ी था। मुझे अपनी सोच पर और ज़्यादा पुख्ता यकीन हो गया। गोया हफीज जट 101% अज़ाब कब्र में मुब्तला था और कब्र फट जाने के बाद इसका ज़मीनी अज़ाब ख़त्म हो गया था। आगे इसके साथ क्या सलूक होने वाला था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। मैं सोच रहा था और बख्त बीबी मुझे सोचते हुए देख रही थी। मैंने उसकी जाने मुतवज्जा होते हुए कहा, अब तुम बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ बख्त बीबी। हफीज जट तुम्हारे ख्वाब में नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो वो तुम्हें परेशान और आजुर्दा नजर नहीं आएगा। मैं समझता हूँ उसका मुश्किल वक्त गुजर चुका। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे थानेदार साहब, वो तशक्कुराना अंदाज में बोली। मैंने कहा, एक बात तो बताओ बख्त बीबी, तुम लोगों ने अभी तक अपने बच्चों में से किसी की शादी क्यों नहीं की? बहुत कोशिश की है लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं आता, वो मायूसी भरे लहजे में बोली। मुझे सबसे ज़्यादा फरजाना की फ़िक्र है। पूरे 25 साल की हो गई है, माशाल्लाह खूबसूरत और जवान है, फिर भी पता नहीं इसकी किस्मत को क्या हो गया है। सुल्तान और रेहान तो मर्द हैं और फरजाना से छोटे भी हैं। बस किसी तरह फरजाना अपने घर की हो जाए तो मुझे भी सुख की सांस लेना नसीब होगी। अब फरजाना का इंशाल्लाह बहुत जल्द कहीं से भी कोई रिश्ता आ जाएगा, मैंने तसल्लिया में लहजे में कहा। और दोनों भाई भी ज़्यादा देर तक कंवारे नहीं बैठ सकेंगे। वो नीली छतरी वाला इन सब का कुछ न कुछ कर ही देगा। बेशक, वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, वही सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। मैं उठकर खड़ा हो गया। बख्त बीबी, मैं अब चलता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। चलते चलते तुम मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो।
वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैं अब तक की तफ्तीश के मुताबिक तुम्हारे खामिद के किसी दोस्त को तो तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ हुसैनाबाद में उसका सबसे गहरा दोस्त कौन था, जिसके साथ उसका ज़्यादा मेल मिलाप रहता हो। पहले तो ऐसा कोई भी नहीं था, वो मजबूत लहजे में बोली, लेकिन जब से इनका अल्लाह की तरफ ध्यान बढ़ा था, वो ज़्यादातर वक्त मौलवी उमरदीन के साथ गुजारते थे। दोपहर के खाने के बाद वो ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद चले जाते, फिर असर पड़ने के बाद ही वापस आते थे। इसी तरह मगरिब के लिए जाते तो इशा भी पढ़कर ही लौटते थे। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैं समझती हूँ हुसैनाबाद में वो अगर किसी पर भरोसा करते थे और किसी के साथ वक्त गुजारना चाहते थे तो वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मौलवी उमरदीन है। मैंने बख्त बीवी का शुक्रिया अदा किया और उसके घर से निकल आया। रात के 10 बजे थे और इस वक्त मौलवी उमरदीन के रूबरू में बैठा हुआ था। मैंने मुलाकात के लिए जानबूझकर ऐसे वक्त का तयन किया था जब मुझे और मौलवी साहब को मामूल के कामों से मुकम्मल फरागत हासिल हो, ताकि अगर हमारी ये मुलाकात दराज होने लगे तो हम दोनों में से किसी के काम का हरज ना हो। मौलवी उमरदीन की उम्र 60 से ज़्यादा थी। वो एक दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। दाढ़ी शरई और मेहंदी से रंगी हुई थी। उसके चेहरे को सही मायनों में नूरानी चेहरा कहा जा सकता था। बोलचाल में भी वो नहायत ही शाइस्ता और मुहज़्ज़ब साबित हुआ था। जब उसे पता चला कि इलाके का थानेदार इससे मिलने आया है तो उसने मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया और घर के अंदर बिठाने के बाद बोला, मलिक साहब, मुझे हुक्म किया होता मैं आपके पास आ जाता, आपने खामखा ज़हमत की। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ज़हमत खामखा नहीं की, बल्कि फ़ितरी उसूल के तहत की है। फ़ितरी उसूल? मैं कुछ समझा नहीं जनाब। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। बहुत सीधी सी बात है कि हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं चलकर कभी प्यासे के पास नहीं जाता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस वक्त मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, इसलिए चलकर आपके पास आ गया हूँ। जब आपको मुझसे काम पड़ेगा आप थाने तशरीफ़ ले आइएगा। आप थानेदार हैं या कोई फ़लसफ़ी? वह हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने बड़ी गहरी बात की है मौलवी साहब, मैं सबसे पहले इंसान हूँ, मैंने नहायत ही संजीदा लहजे में कहा। इसके बाद पुलिस वाला या और कुछ? मैंने थोड़ी देर पहले जो उसूल बयान किया है वो इंसानियत के तकाज़ों की अक्कासी करता है। आपका वो उसूल मंतक के खाने में भी फिट होता है। वो पुरमाइनी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोले, जब मैं लाहौर के एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहा था तो आलिम फाजिल के कोर्स में सर्फ और नहव के अलावा हमें फ़लसफ़ा और इल्म मंतक भी पढ़ाया गया था, लिहाजा आपसे बात करने में मज़ा आएगा। मैं भी आपके लिए ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। मैंने कहा, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप कोई सतही इल्म रखने वाले रेड मार्क मौलवी नहीं हैं, बल्कि जय्यद आलिम हैं। इस ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया मलिक साहब, वो रसानियत भरे अंदाज में बोला। बताएं अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे एक शख्स ने बताया कि आप ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी रखते हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, बस थोड़े बहुत अंदाज़े लगा लेता हूँ। फिर सवाल किया, आपको ये बात किसने बताई है? फल फरोश मंसूर अली उर्फ मंसूरे ने। अच्छा वो। उसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने उसके मायने ख़ेज़ अंदाज को देखते हुए पूछ लिया, आप मंसूरे को क्या समझते हैं? जवाब देने से पहले मौलवी उमरदीन चंद लम्हात तक सोचती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, सच सच बता दूं, मैं आप जैसी शख्सियत से गलत बयानी की तवक्को नहीं रखता। मैंने कहा, मेरी नज़र में मंसूर जिंदा वली है। वो सपाट अंदाज में बोला, अगर इजाज़त हो तो कुछ मैं भी अर्ज़ करूं? इरशाद। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि वली वली को पहचानता है। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। जल्दी से बोला, आप शायद किसी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। मैंने इसे कुरेदने का इरादा तर्क करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, जी वजह फरमाया आपने। मैंने एक पुरस्रार और पुरपेच ख्वाब की ताबीर जानने के लिए ही आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। तो अपना ख्वाब बयान करें। वो संजीदा लहजे में बोला, यह ख्वाब मेरा नहीं बल्कि किसी और का देखा हुआ है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, लेकिन ताबीर की मुझे ज़रूरत है क्योंकि ये ख्वाब जिस शख्स से मुतालिक है
वो मेरे मौजूदा केस का मरकजी किरदार है। आप किस शख्स की बात कर रहे हैं? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, मरहूम हफीज जट। ओह! मौलवी उमरदीन एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैंने गोरकन खैरदीन का देखा हुआ ख्वाब मिनोअन मौलवी उमरदीन के सामने बयान कर दिया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा और मेरे खामोश होने पर बोला, आप वाकई महज इस ख्वाब की ताबीर के लिए मेरे पास आए हैं या इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं? मैं इस अमर की तस्दीक के बाद कि हुसैनाबाद में हफीज जट सबसे ज़्यादा आपके करीब था, यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। अब आप इसके बारे में जितना भी बताना चाहें ये आप पर मुनहसर है। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं हफीज जट के हवाले से एक मखसूस और अटल सोच रखता हूँ जो किसी भी सूरत में तब्दील नहीं हो सकती। मैं ख्वाब की ताबीर बताने से पहले आपकी इस मखसूस सोच के बारे में जानना चाहूँगा। उसने कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे चूँकि कोई एतराज़ नहीं था लिहाजा मैंने अव्वलो आखिर सब कुछ उसके कोश गुजार कर दिया और आखिर में अपनी हतमी राय भी बयान कर दी। मैं समझता हूँ कि मरहूम हफीज जट से ज़िंदगी में कोई नहायत ही संगीन गुनाह का इर्तिकाब हो गया था जिसकी पादाश में उसे अज़ाब कब्र से दो चार होना पड़ा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। खैरदीन का ख्वाब भी इसी जानिब इशारा करता है, लेकिन मैं आपको हफीज जट की ज़िंदगी के राज से इसी वक्त आशना करूँगा जब आप मुझसे एक वादा करेंगे, सच्चा और खरा वादा। कैसा वादा? मैंने पूछा। ये वादा कि आप हफीज जट के मामले की तहकीक के सिलसिले में जग झुमरा और टोबा टेक सिंह का रुख नहीं करेंगे, इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो हफीज जट ने अपनी मौत से कबल आपको इस गुनाह कबीरा के बारे में बता दिया था जो उसके लिए कब्र का अजाब बनकर सामने आया है। आप गलती पर नहीं हैं, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हफीज जट ने अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए मुझे हकीकत हाल से पूरी तरह आगाह कर दिया था। अगर आपकी जगह कोई और शख्स मुझसे यही सवाल करता तो यकीन करें मैं इसे कुछ भी न बताता। हफीज जट का इतराफ़ गुनाह एक राज की तरह मेरे पास अमानत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप एक समझदार, बुर्दबार और ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं। आपके साथ इस राज को शेयर करने में कोई हर्ज नहीं। आप इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। मैं आपके हस्ब मंशा वादा करता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आइंदा 15 मिनट में मौलवी उमरदीन ने मुझे हफीज जट के बारे में जो कुछ बताया मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि मेरे साथ साथ कहानी के इख्तिताम पर आप भी हफीज जट के गुनाह से वाकिफ़ हो जाएं और इबरत पकड़ें कि इंसान को ज़िंदगी में एहतियात के दामन को हमेशा मजबूती से थाम कर रखना चाहिए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब हफीज जट टोबा टेक सिंह में हुआ करता था। वो शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था, लेकिन उसके कदम डगमगा गए। ग़ज़ाला नामी एक लड़की उसकी ज़िंदगी में चुपके से दाखिल हुई और फिर देखते ही देखते उसके हवास पर छा गई। हफीज जट उसके साथ इतना आगे चला गया कि वापसी का रास्ता न रहा। ग़ज़ाला ने अपना तन मन निछावर करने के बाद हफीज जट से शादी का मुतालबा कर दिया, क्योंकि शादी के वादे पर ही ग़ज़ाला ने तमाम अखलाकी और शरई हुदूद फलांगते हुए हफीज जट की नफसानी ख्वाहिश पूरी की थी। ग़ज़ाला के मुतालबे ने हफीज जट को परेशान कर दिया और वो फरार की राहें तलाश करने लगा। ग़ज़ाला खासी जज्बाती और बुज़दिल लड़की साबित हुई। जब उसने देखा कि हफीज जट इससे शादी पर आमादा नहीं तो वो इसे ये धमकी देकर चली गई, हफीज़, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं इस मामले को उछालकर अपने वालिदैन की मट्टी पलीत नहीं करना चाहती। मैंने अपना केस नीली छतरी वाले की अदालत में दायर कर दिया है और उसके साथ ही मैं नीला तोता खाकर अपनी जान ले रही हूँ। मेरे वजूद के अंदर पलने वाला नन्हा सा वजूद भी नीली मौत मर जाएगा और तुम्हारे लिए मैं यही बद्दुआ करूँगी कि खुदा करवट करवट तुम्हें नीला अज़ाब दे। मेरी इस बात को नीला झूठ नहीं समझना, मैं जो कह रही हूँ वो करके भी दिखा दूँगी। हफीज जट ने ग़ज़ाला की धमकी को नीला झूठ समझा था। उसका ख्याल था कि जब ग़ज़ाला का गुस्सा उतरेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ग़ज़ाला ज़िद और बात की बड़ी पक्की निकली। उसी रात उसने नीला तोता खाकर जान दे दी थी।
हफीज जट के अलावा कोई उसकी मौत के सबब से वाकिफ नहीं था, लिहाजा उसकी तरफ एक भी उंगली न उठी, मगर उसका ज़मीर अंदर से उसे कचोके देने लगा। वो ग़ज़ाला की मौत की हकीकत से बखूबी आगाह था और यही इसकी बेचैनी और बेकरारी की वजह थी। वो टोबा टेक सिंह से चक झुमरा पहुंचा और फिर समंदरी के इस गांव हुसैनाबाद में आकर आबाद हो गया, मगर ज़मीर की खलिश ने हर जगह उसका ताक़ुब किया और बिलाखिर मजबूर होकर उसने मौलवी उमरदीन को अपने राज में शरीक कर लिया था। इसके चंद माह बाद ही वो इस दार फ़ानी से कूच कर गया। हफीज जट की कब्र के साथ जो भी वाक़या पेश आया था वो ग़ज़ाला की बद्दुआ का नतीजा था। हफीज जट इसके कहे को झूठ समझा था, जबकि वो संजीदा थी। इस किस्म के वाक़यात इंसान की आंखें खोलने के लिए मंज़र आम पर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनसे सबक भी हासिल करते हैं। अक्सर लोग तो इन्हें हफीज़ ही की तरह झूठ जानकर आगे बढ़ जाते हैं।